Renegade Immortal, Chapter 651. Hello, welcome back to my channel Books with AR. ये टोकन मुकम्मल तौर पर पर्पल था और इसमें सुनहरी बिजली की एक झलक थी। ये पर्पल गोल्ड के एक टुकड़े जैसा लग रहा था। इसे छूने पर कोई भी महसूस कर सकता था कि इसकी सख्त लकड़ी या गोल्ड जैसी नहीं थी। कायनात बस इतनी बड़ी थी कि किसी के लिए भी हर एक मटेरियल को पहचानना नामुमकिन था। वांग लिन ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि टोकन किस चीज से बना था और एहतियात से इसकी जाहिरी शक्ल को देखा। टोकन की सतह पर कुछ टूटे हुए रून्स थे। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद वांग लिन ने इसे अपने डिवाइन सेंस से स्कैन किया और अजीब एक्सप्रेशन जाहिर किया। स्टोरेज? टोकन के अंदर एक मुनफरिद स्पेस थी। अगरचे अंदर की स्पेस पर्पल धुंध से भरी हुई थी, लेकिन ये दरहकीकत एक स्टोरेज डिवाइस था। अंदर सिर्फ एक ही चीज थी और वो एक तलवार थी। ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड में ही थी, बल्कि 12 स्वॉर्ड्स में से एक तलवार थी। इस बारे में सोचने के बाद वांग लिन ने नतीजा निकाला कि ये तलवार धुंध के अंदर फंसे आखिरी दालो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल की थी। किसी वजह से जब उस डिसाइपल को टोकन के लिए कुर्बान किया गया तो टोकन तलवार ने जज्ब कर ली। एक ख्याल के साथ तलवार बाहर उड़ी और वांग लिन के पास जमीन में धंस गई। टोकन के अंदर की स्पेस को एहतियात से तलाश करने के बाद वांग लिन ने अपना डिवाइन सेंस वापस ले लिया। उसने टोकन को देखा और सोचने लगा, इस टोकन के मटेरियल के अलावा इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है। अगर मैंने इसे बराह रास्त धुन से बनते ना देखा होता तो ये तसव्वुर करना मुश्किल था कि ये ऐसी चीज है जिसे ऑल सियर, लिंगटियन हो और ब्लड एंसेस्टर जैसे लोग चुराना चाहते हैं। ये टोकन केव खोलने की चाबी है। सिर्फ 4 जाली केव्स खुले होने पर ही आखिरी दरवाजा खोला जा सकता है। याओ सीक शेख के मुताबिक ऑल सियर और कंपनी नहीं जानते कि चौथा जाली केव भी वजूद रखता है, लेकिन ब्लड एंसेस्टर ये जानते हैं। चेन लॉन्ग और ग्रीड जानते हैं कि मैंने टोकन हासिल कर लिया है। ताहम चेन लॉन्ग ने सब कुछ नहीं देखा। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं सोचता कि आखिर में टोकन ग्रीड ने ले लिया होगा। एक गहरी सांस लेने के बाद वांग लिन ने अपनी नजर वापस ली। दरार से बाहर घुप अंधेरे को देखते हुए उसने एक कड़वा एक्सप्रेशन जाहिर किया। अगर मुझे टोकन मिल भी गया तो इसका क्या फायदा जब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और बाहर नहीं निकल सकता। टेलीपोर्ट करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है जब ग्रीड जैसे मक्कार शख्स ने भी एक बार टेलीपोर्ट नहीं किया। मुझे बस ये नहीं मालूम कि क्या मैं यहाँ से केव में दाखिल हो सकता हूँ। वांग लिन की आंखें तंग हुईं जब उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और एक क्रिस्टल उसके हाथ में नमूदार हुआ। काफी देर बाद वांग लिन ने एक आह भरी और कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं इसे एक्टिवेट करने से कासिर हूँ। उसने थोड़ा सोचा और आसपास देखा। ये दरार बड़ी नहीं थी, सिर्फ चंद दर्जन फीट चौड़ी थी। वो एक नज़र में सब कुछ साफ देख सकता था। कुछ ही देर बाद वो खड़ा हुआ और दरार के दहाने पर पहुंच गया। बाहर की कशिश की कुव्वत कभी नहीं रुकी थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वो इसे साफ महसूस कर सकता था और यहाँ तक कि उसके जिस्म ने भी अंदर खींचे जाने के आसार दिखाए। वांग लिन पीछे हट गया। उसकी आंखें झिलमिलाईं। मुझे हैरानी है कि मस्कीटो बीस्ट अब कैसा होगा। इसके अलावा सीनियर जोई यी और ग्रीड के दरमियान लड़ाई का नतीजा क्या निकला। ताहम अगर जोई ये जीत भी गया तो वो भी नहीं जान सकेगा कि मैं कहाँ हूँ। आखिरकार यहाँ तक कि उसका स्वॉर्ड डिवाइन सेंस भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। उसने दीवार की तरफ देखा और उसका जिस्म हिला जब उसने अर्थ एस्केप स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसके जिस्म ने दीवार को छुआ उसे रोक दिया गया। कुछ देर सोचने के बाद वांग लिन जमीन पर उतरा और अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी। उसने सोल फ्लैग निकाला, एक रूह निकाली, उसे दीवार पर फेंका और एहतियात से मुशाहिदा किया। वो रूह धुएं की एक लकीर की तरह दीवार में तैर गई। लेकिन वांग लिन ने फौरन रूह से एक दर्दनाक चीख महसूस की। ऐसा लगा जैसे जो रूह अंदर गई थी वो टुकड़ों में फट गई हो और फौरन ताकतवर कशिश की कुव्वत से तह की तरफ खींच ली गई हो। खतरनाक जगह। वांग लिन की आंखों में कड़वाहट और भी बढ़ गई। उसने एक आह भरी और उदास एक्सप्रेशन के साथ लोटस पोजीशन में जमीन पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और 3 तलवारें, एक कटा हुआ बाजू और एक खोपड़ी फौरन बाहर उड़ाई। 3 तलवारें 12 स्वॉर्ड्स में से थीं और टोकन के अंदर वाली को शामिल करके वो सांप, घोड़ा, मुर्गा और कुत्ता थीं। वांग लिन के पास इस वक्त 12 स्वॉर्ड्स में से 7 तलवारें थीं। तीनों तलवारों का फॉर्मेशन भी वांग लिन के बैग से बाहर उड़ा और उसके पास गिर पड़ा।
वांग लिन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और सातों तलवारें फौरन उसके गिर्द उड़ने लगीं। उसने ओरिजिन एनर्जी थूकने के लिए अपना मुंह खोला। ओरिजिन एनर्जी ने सातों तलवारों को घेर लिया। उसकी ओरिजिन एनर्जी में गरज की एक अतिरिक्त लकीर थी। तलवारों को छूने पर बिजली तलवारों में हरकत करने लगी। सातों तलवारें भी बिजली से जुड़ गईं, एक पुरस्कार स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए। 7 तलवारें 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना सकती हैं। इसके अलावा मेरी गरज उन्हें जोड़ने के साथ स्वॉर्ड फॉर्मेशन की ताकत 30% बढ़ जाएगी। वांग लिन ने अपनी नज़र हटा ली। अपनी ओरिजिन एनर्जी से तलवारों को रिफाइन करने के साथ अब उसे उन पर कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं थी। फिर वो मुड़ा और कटे हुए बाजू और खोपड़ी को देखा। मालिक की ओरिजिन सोल और लिंग तियन हो की स्वॉर्ड एनर्जी उनके अंदर सील थी। वोंग लिन रूहोन को रिफाइन करने और सर्ड एनर्जी निकालने में बहुत तजुर्बाकार था। ओरिजिन एनर्जी के 2 घूंटों ने वोंग लिन को लिंग त्यानहू की सर्ड एनर्जी निकालने और उसे निगलने की इजाज़त दी। आमतौर पर लिंग त्यानहू की सर्ड एनर्जी को निगलने के बाद उसकी ओरिजिन सोल दर्द की लहरें महसूस करती और सिर्फ तब रुकती जब वो थोड़ी देर ठीक हो जाता। ताहम अभी लगातार 2 सर्ड एनर्जीज निगलने के बाद न सिर्फ उसकी ओरिजिन सोल ने कोई बेचैनी महसूस नहीं की, बल्कि दर हकीकत बहुत पुरसुकून महसूस किया। अपनी ओरिजिन सोल को चेक करने और कुछ भी गलत ना पाने के बाद वांग लिन ने खुद ही करवाहट से मुस्कुराया। क्या इसे अभी भी ओरिजिन सोल समझा जा सकता है? उसने एक बार फिर अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और रिस्ट्रिक्शंस का एक गोला निकाला। बाहर आने के बाद छोटा गोला बड़ा हुआ और जमीन पर उतरते वक्त ये पहले ही 5 फीट लंबा हो चुका था। गोले पर लातादाद रिस्ट्रिक्शंस चमक रहे थे। वोंग लिन के दाएं हाथ ने एक सील बनाई और फिर गोले की तरफ इशारा किया। रिस्ट्रिक्शन का गोला दरमियान से फटना शुरू हुआ, जैसे कोई फूल खिल रहा हो, अंदर एक खूबसूरत आदमी को जाहिर करते हुए। ये शख्स रेड डिवीजन का दू जियान था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा जर्द था। रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और वोंग लिन को घूरा। उसकी खाली आंखों को आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग वापस पाने में काफी वक्त लगा। ताहम अभी खुद को चेक करने के बाद उसे फौरन पता चल गया कि उसकी ओरिजिन सोल सील हो चुकी है। अभी वो बुनियादी तौर पर एक फानी इंसान बन चुका था। वोंग लिन की आवाज पुरसुकून थी जब उसने आहिस्ता से कहा, सीनियर ब्रदर दू, तुम अब मुझे मास्टर का राज बता सकते हो। दू जियान ने कड़वा एक्सप्रेशन जाहिर किया। उसने पेचीदा नजरों से वोंग लिन को देखा। थोड़ी देर खामोशी से सोचने के बाद उसने कहा, अगर मैंने बता भी दिया तो मुझे डर है कि मौत से बचना मुश्किल होगा। वोंग लिन की नजर दू जियान पर फिरी। वोंग लिन की आंखों में बिजली की झलक नमूदार हुई और दू जियान की आंखों में घुस गई। इसने दू जियान के जहन को सदमे में डाल दिया। उसने वोंग लिन की तरफ इशारा किया और हैरत से पुकारा, तुम्हारी तुम्हारी आंखें? वोंग लिन ने अपनी नजर हटा ली और पुरसुकून लहजे में कहा, सीनियर ब्रदर दू, मेरे सब्र की एक हद है। ऐसा लगा जैसे दू जियान ने वोंग लिन को बिल्कुल सुना ही ना हो और उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थीं। वो अभी तक वोंग लिन की नज़र से ठीक नहीं हुआ था। दू जियान का बहुत से कल्टीवेटर्स से सामना हुआ था और उसने बहुत से ताकतवर कल्टीवेटर्स भी देखे थे। उसने ऐसे कल्टीवेटर्स देखे थे जिनकी आंखों में बिजली थी। ताहम वो सारी बिजली स्पेल से पैदा की गई थी। अगरचे ये अब भी बिजली थी, लेकिन ये आसमान की बिजली का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ताहम उस लम्हे वोंग लिन की आंखों से निकलने वाली बिजली ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो वसी आसमान के नीचे खड़ा हो और बिजली के झटके को ऊपर देख रहा हो। ये आसमानों की ताकत से निपटते वक्त ये न जानने का एहसास था कि क्या किया जाए। वोंग लिन ने तेवरी चढ़ाई। वो मजीद इस बकवास से निपटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दू जियान को पकड़ा और उसे दरार के दहाने की तरफ घसीटा। दहाने के करीब दू जियान को विशाल कशिश की कुव्वत का एहसास हुआ। यहाँ तक कि अपनी कल्टीवेशन के साथ उसे लगा कि उसकी ओरिजिन सोल उसके जिस्म से बाहर खींची जाने वाली है। वो खौफ की वजह से चीखने लगा, बोलो। वोंग लिन का जुमला सादा था, सिर्फ एक लफ्ज था। दू जियान का चेहरा और भी जर्द हो गया और मौत का साया उसके जिस्म को घेर लिया। वोंग लिन का एक्सप्रेशन पुरसुकून था जब उसने दू जियान को पकड़ा और उसे एक बार फिर दरार के दहाने की तरफ खींचा। दू जियान ने अचानक महसूस किया कि बाहर की कशिश 10 गुना बढ़ गई है। इस लम्हे उसकी ओरिजिन सोल उसके जिस्म से बाहर खींच ली गई और जिस्म छोड़ दिया। चाहे उसकी ओरिजिन सोल कितनी ही जद्दोजहद करती, वो अब भी आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म से बाहर खींची जा रही थी। दू जियान का कांपता हुआ जिस्म चिल्लाया, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। वोंग लिन ने अपना दाया हाथ वापस खींच लिया, दू जियान को एक तरफ फेंक दिया और सर्द महरी से उसे देखा। दू जियान हल्का सा कांपा जब उसकी ओरिजिन सोल आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में वापस आई। उसकी आंखों में खौफ था जब उसने कहा, मैं वो सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम मुझे नहीं मारोगे। वोंग लिन ने पुरसुकून लहजे में कहा, तुम्हें ना मारना मुमकिन है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे और भी इस्तेमाल हैं। दू जियान ने एक गहरी सांस ली जब उसने पेचीदा नजरों से वोंग लिन को देखा और कहा, अपने दाव पर कसम खाओ।
वोंग लिन ने तेवरी चढ़ाई जब उसने सर्द महरी से दू जियान को देखा और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना दायां हाथ उठाया और उसे दरार के दहाने की तरफ फेंकने ही वाला था। दू जियान का जिस्म लर्जा और उसने तेजी से कहा, मैंने मास्टर को सन यून को निगलते हुए देखा था। वोंग लिन की आंखें रोशन हुई जब वो खामोशी से दू जियान को घूरता रहा। मैंने इसे खुद नहीं देखा, लेकिन एक पहाड़ी गॉब्लिन ने इसे देखा था। हेवनली फेट सेक्ट में दाखिल होने के बाद मैंने एक ऐसी टेक्निक की कल्टीवेशन की जो जानवरों से स्पिरिचुअल एनर्जी जज्ब कर सकती थी। मैं पिछले पहाड़ों में था जब मुझे एक पहाड़ी गॉब्लिन मिला जो अपनी जिंदगी के आखिर के करीब था। जब मैं इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जज्ब कर रहा था तो किसी वजह से मैंने इसकी कुछ यादें निकाल लीं। इसकी यादों में एक बहुत अरसा पहले का एक मंजर था और वो तब था जब मास्टर ने सन युन को निगला था। वोंग लिन हैरान रह गया। दू जियान ने तेजी से कहा, याद में सन युन और मास्टर की एक बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन आखिर में मास्टर ने एक ऐसा स्पेल इस्तेमाल किया जिसने सन युन को निगल लिया, फिर वो चले गए। ये उसका सबसे बड़ा राज था। जब उसने उस दिन याद देखी थी तो वो मुकम्मल तौर पर दंग रह गया था और उसी वक्त उसके दिल में खौफ पैदा हो गया था। यही वजह थी कि उसने इस पूरे अरसे में ऑल सीयर का एहतराम किया और डर महसूस किया। ये राज उसके दिल में गहरे दफन था और ये पहली बार था जब उसने किसी को बताया था। वोंग लिन ने पूछा, उस वक्त मास्टर का एक्सप्रेशन कैसा था? ये ऐसा लग रहा था जैसे अफसोस हो, ये अफसोस होना चाहिए। दू जियान ने एहतियात से याद किया इससे पहले कि वो हिचकिचाया, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने कहा, ताहम पहाड़ी गॉब्लिन की याद में मास्टर के बारे में कुछ अजीब था। मैंने मास्टर को पहले कभी ग्रे रोब पहने नहीं देखा। वोंग लिन की आंखें और भी रोशन हो गईं जब उसने दू जियान को घूरते हुए लफ्ज बलफ्ज कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि उसने ग्रे रोब पहना था? दू जियान ने सर हिलाया और कहा, ये सही है, ये ग्रे रोब था। रेनिगेड इमॉर्टल चैप्टर 652। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। ग्रे रोब्ड ऑल सीयर, दिलचस्प। वांगलिन ने एक उदास मुस्कुराहट जाहिर की। उसने पहले ही से अपना डिवाइन सेंस दूजियान पर जमाया हुआ था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मास्टर, आपके पास वाकई बहुत से राज हैं। वांगलिन की आंखें सर्द हो गईं। इतने राज के इस शागिर्द को बेचैन कर दें। लगता है मैं अब प्लैनेट टियानियन पर नहीं रह सकता। अगर मैं अभी भी वहां होता तो शायद मास्टर के राज के बारे में पता चलते ही मुझे निगल लिया जाता। वांगलिन ने एक गहरी सांस ली। उसने प्लैनेट टियानियन को जल्द अज जल्द छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। इस डीमन स्पिरिट लैंड को छोड़ने के बाद मैं अपने असली जिस्म के साथ मिल जाऊंगा और चला जाऊंगा। प्लैनेट टियानियन का पानी मेरे लिए बहुत गहरा है। वांगलिन की आंखें रोशन हो गईं जब उसने आसपास देखा और एक आह भरी। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि क्या मैं इस जरा से निकल भी सकता हूँ। दूजियान ने वांगलिन को अपना सबसे बड़ा राज बताने के बाद वो एहतियात से वांगलिन को देख रहा था। वो वांगलिन के एक्सप्रेशन को थोड़ा बदलते देख सकता था। वो वाज़ेह तौर पर इस बारे में सोच रहा था जो उसने अभी कहा। दूजियान ने राहत की सांस ली। जिस चीज़ से वो सबसे ज्यादा डरता था वो ये था कि वांगलिन उस पर यकीन नहीं करेगा। आखिरकार ऐसी कोई चीज़ बस बहुत अजीब थी। उसने दरार को देखा और उलझन में था। ये जगह आखिर है कहाँ? दूजियान ने दरार के दहाने की तरफ देखा और उसकी आंखों में खौफ का एक बाकी मानदा निशान जाहिर हुआ। उसकी ओरिजिन सोल के उसके जिस्म से बाहर खींचे जाने का वो एहसास ऐसी चीज़ थी जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। उसने हवा में तैरती हुई 7 कीमती तलवारों को देखा। वांगलिन की ओरिजिन एनर्जी ने तलवारों को घेरा हुआ था और बिजली ने तलवारों को आपस में जोड़ा हुआ था। ये जरूर वांगलिन का खुफिया केव होगा। ये शख्स बेरहम है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन बदकिस्मती से मेरी कल्टीवेशन काफ़ी नहीं है। अगर अगर मैं असेंडेंट स्टेज तक पहुँच सकता। दूजियान पहले ही असेंडेंट स्टेज में आधा कदम रख चुका था। ताहम वो आखिरी कदम उठाने और जिंदगी और मौत के इम्तिहान का सामना करने को तैयार नहीं था। ताहम इस खतरे के तहत उसने अपने दांत भींच लिए। अगरचे उसकी ओरिजिन सोल सील थी, उसे यकीन था कि वो असेंडेंट ब्रेक थ्रू की एनर्जी उधार लेकर आज़ाद हो सकता है। असेंडेंट हासिल करने का मतलब जिंदगी का मौका है, लेकिन नाकाम होने का मतलब मौत है। यहाँ अपनी मौत का इंतजार करने के बजाय चलो इस जुए को आजमाते हैं। दूजियान की आंखें अज़्म से भरी हुई थी। इस किस्म का अज़्म उसके लिए इंतहाई नादिर था। ताहम जैसे ही वो खुद को तैयार कर रहा था, वांगलिन की सर्द नज़र उस पर पड़ी। ये उसके सर पर ठंडे पानी का जग उंडेलने जैसा था, जिसने फौरन उसके अज़्म को तोड़ दिया। वांगलिन ने अपना दाया हाथ हिलाया और आसमान में तैरती हुई 7 तलवारें उसके हाथ में उड़ाईं। उसने उन्हें अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख लिया। वांगलिन, दूजान की पुतलियां सुकड़ गईं। वांगलिन ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं तुम्हें असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने का एक मौका दूंगा। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें एक अच्छी किस्मत बख्शूंगा। दूजियान ने सोचा। उसने नहीं पूछा कि किस किस्म की अच्छी किस्मत। इस लम्हे उसके दिल में साफ था कि ये वांगलिन उसे जाने नहीं देगा। काफी देर बाद उसने वांगलिन को देखा और कहा, एक शरीफ आदमी अपना वादा निभाता है। वांगलिन ने खामोशी से सर हिलाया। दूजियान ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। वांगलिन की कल्टीवेशन लेवल उससे कहीं ज्यादा थी और वो उसे आसानी से मार सकता था।
इसलिए इस तरह की परेशानकुन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगरचे वो अभी भी उलझन में था, लेकिन वो ज़िंदगी और मौत के लम्हे में था, इसलिए उसके पास वाकई सोचने का वक्त नहीं था। मैं एक बार जुआ खेलूंगा। दूजियान ने एक गहरी सांस ली जब उसने अपने पहले से मुकम्मल डोमेन को महसूस किया और आखिरी कदम उठाया। दूजियान के जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता एक हेवनली ओरिजिन सोल बाहर आई। ये एनर्जी मजबूत से मजबूतर होती गई और इसने दूजियान की ओरिजिन सोल पर वांगलिन की सील को आसानी से मिटा दिया। वांगलिन की आंखें रोशन थीं जब उसने दूजियान को घूरा और सोचने लगा। उसने दूजियान को असेंडेंट तक पहुंचने देने की वजह उसे सेलेस्टियल गार्ड बनाने की कामयाबी की शरह को बढ़ाना था। वांगलिन जेड से सेलेस्टियल गार्ड की वजाहत को नहीं भूला था। दरअसल जिस लम्हे उसने दूजियान को पकड़ा था, उसने इस शख्स को लो क्वालिटी सेलेस्टियल गार्ड में रिफाइन करने का फैसला कर लिया था। अगरचे कामयाबी की शरह बहुत कम थी, अगर वो कामयाब हो गया तो वो येन और यांग स्टेज में एक कदम रखने वाले पीक लेट स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर के बराबर किसी को पैदा करेगा। ये वांगलिन के लिए इंतहाई पुरकश था। जेड ने कुछ ऐसे स्पेल्स भी मुतारिफ किए थे जो सिर्फ सेलेस्टियल गार्ड ही इस्तेमाल कर सकते थे। जब उन्हें इस्तेमाल किया जाता तो वो स्पेल्स इंतहाई हैरानकुन होते। अगर इस दूजियान ने उसे उकसाया ना होता तो ठीक था, वांगलिन उसे सेलेस्टियल गार्ड बनाने के लिए ना पकड़ता। ताहम इस शख्स ने वांगलिन के लिए अपना किलिंग इंटेंट जाहिर किया था, इसलिए वांगलिन उसे किसी सूरत नहीं जाने देगा। अगर तुम नाकाम हो गए और दाव के रास्ते पर मर गए तो इसे एक कल्टीवेटर के लिए मुनासिब मौत समझा जा सकता है। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें एक बड़ी किस्मत बख्शूंगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये कामयाब होता है या नहीं, ये सब तुम्हारी किस्मत पर मुनहसिर होगा। दूजियान की कल्टीवेशन आसमानों की मर्जी की पैरवी करता था, वांगलिन के बरक्स जिसने आसमानों के खिलाफ बगावत की थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और उसके जिस्म के अंदर मौजूद हेवनली एनर्जी मजबूत से मजबूत तर होती गई। जल्द ही उसकी ओरिजिन सोल बाहर उड़ी और हेवनली ओरिजिन एनर्जी के साथ मिलने लगी। वक्त गुजरता गया। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और दूजियान की ओरिजिन सोल में अभी तक कोई गैर मामूली बात नहीं थी। इसने वांगलिन की आंखों को रोशन कर दिया। दूजियान की ओरिजिन सोल का मिलाप 3 दिन तक जारी रहा। आखिरकार उस लम्हे जब तमाम हेवनली एनर्जी दूजियान की ओरिजिन सोल के साथ मिलने वाली थी, कुछ हुआ। एक छोटी सी कपकपी हुई जिसने फौरन ओरिजिन फ्लेम्स को जला दिया। शोले का अचानक नमूदार होना ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरी ओरिजिन सोल को जलाना चाहता हो। दूजियान ने एक दर्दनाक जद्दोजहद जाहिर की और वांगलिन ने तेवरियां चढ़ाईं। ये देखकर कि दूजियान की ओरिजिन सोल जलकर राख होने वाली है, वांगलिन आगे बढ़ा। उसने अपना दाया हाथ सीधे दूजियान की ओरिजिन सोल में डाल दिया। जिस लम्हे उसका दाया हाथ अंदर पहुंचा, ओरिजिन फ्लेम को जैसे कोई रास्ता मिल गया। ये दाएं हाथ के जरिए वांगलिन के जिस्म में दाखिल हुई और सीधे उसकी ओरिजिन सोल की तरफ बढ़ी। एक पल में वांगलिन की ओरिजिन सोल ओरिजिन फ्लेम से घिर गई। ताहम ना सिर्फ उसकी ओरिजिन सोल नहीं जली, उसकी ओरिजिन सोल ने दरअसल एक बहुत पुरसुकून एहसास दिया। जैसे ही वोंगलिन की ओरिजिन सोल हिली, उसके अंदर से बड़ी मिकदार में बिजली निकली। बिजली आग के अंदर हरकत करने लगी, आग और बिजली का एक मंजर पैदा करते हुए। उसी वक्त वोंगलिन की ओरिजिन सोल ने आग और बिजली को चूस लिया, जिससे वो गायब हो गए। वोंगलिन के दाएं हाथ में एक कशिश की कुव्वत भी नमूदार हुई और डूजियान के जिस्म से बड़ी मिकदार में ओरिजिन फ्लेम वोंगलिन में चूस ली गई। डूजियान की ओरिजिन सोल के जलने के खतरे से बाहर होने के बाद वोंगलिन ने फौरन अपना दायां हाथ वापस खींच लिया। उसने चंद कदम पीछे लिए और ओरिजिन फ्लेम को जज्ब करने के लिए अपनी ओरिजिन सोल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। डूजियान की ओरिजिन सोल कमजोर लग रही थी। जब उसने बाकी बची हुई थोड़ी सी ओरिजिन एनर्जी के साथ आखिरी मिलाप आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल किया, उसने बहुत ज्यादा ओरिजिन एनर्जी खो दी थी। इसलिए अगर वो कामयाब भी हो जाता और असेंडेंट स्टेज तक पहुंच जाता तो वो हमेशा के लिए वहां फंस जाता। उसके आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ये था कि उसे कोई खुशकिस्मत मौका मिले ताकि वो आखिरी थोड़ी सी ओरिजिन एनर्जी बहाल कर सके। वक्त तेजी से गुजरता गया और 10 दिन से ज्यादा गुजर गए। डूजियान की ओरिजिन सोल और ओरिजिन एनर्जी मुकम्मल तौर पर मिलकर एक हो गईं। उसकी ओरिजिन सोल आहिस्ता आहिस्ता वापस उसके जिस्म में दाखिल हो गई और असेंडेंट कल्टीवेटर का ऑरा अचानक नमूदार हुआ। उसने अपनी आंखें खोली, जो एक इंतहाई पेचीदा नजर जाहिर कर रही थी। वो जानता था कि वो असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के लम्हे नाकाम हो गया था और ये वोंगलिन ही था जिसने उसे बचाया था। इस लम्हे उसके जहन में बहुत से ख्यालात आए। काफी देर बाद दूजियान ने एक आह भरी। अगरचे वो असेंडेंट स्टेज तक पहुंच चुका था, लेकिन वो सबसे कमजोर किस्म का असेंडेंट कल्टीवेटर था और वोंगलिन के खिलाफ बेबस था। तुम मुझे किस किस्म की किस्मत बख्शने वाले थे? इस लम्हे डूजियान के वोंगलिन के लिए एहसासात बहुत पेचीदा थे। नफरत और शुक्रगुजारी दोनों थीं, लेकिन इससे भी बढ़कर पछतावा और खौफ था। वोंगलिन का लहजा पुरसुकून था जब उसने आहिस्ता से कहा,
एक खुफिया रस्म के जरिए जिस्म को रिफाइन करना और ओरिजिन सोल को बदलना। ये तुम्हें यिन और यांग स्टेज में आधे कदम के साथ लेट स्टेज ऑफ असेंडेंट तक पहुंचने का मौका फराहम करेगा। डू जियान का दिल उछला और उसने कड़वाहट से पूछा, इस रस्म के इतना हेवन डिफाइंग होने के लिए इसका मतलब है कि नाकामी की शरह इंतहाई ज्यादा है? छोड़ो इसे, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं अपना होश बरकरार रख सकता हूँ? वोंगलिन की आंखें बामायनी थीं जब उसने कहा, अगर तुम 1000 साल बाद भी जिंदा रहे तो मैं तुम्हें आज़ादी बख्शूंगा। सेलेस्टियल गार्ड को रिफाइन करने के लिए एक अहम शर्त थी। अगर उस शख्स की तरफ से जरा सी भी मुजाहमत होती तो ये अमल फौरन नाकाम हो जाता। सेलेस्टियल एम्परर किनलिन के पास बहुत से सेलेस्टियल गार्ड थे, ताहम जिन लोगों को उसने रिफाइन करने के लिए चुना था वो सब उसके इंतहाई वफादार लोग थे। ये वो चीज थी जो उन्होंने ताकतवर कल्टीवेशन के बदले दी थी, इसलिए उसे कभी इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। इस लम्हे वोंगलिन वही तरीका इस्तेमाल कर रहा था जो सेलेस्टियल एम्परर ने इस्तेमाल किया था। डूजियान ने अपने दांत भींचकर वोंगलिन को देखा और सर हिला दिया। वो जानता था कि उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। अगर उसने मुजाहमत की या इनकार किया तो वो फौरन मर जाएगा। वो सिर्फ एक बार फिर जुआ खेल सकता था कि ये रस्म कामयाब होगी, और ये जुआ खेल सकता था कि वो 1000 साल तक जिंदा रह सकेगा। उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वो मरना नहीं चाहता था तो यही वाहिद रास्ता था। वोंगलिन ने मजीद वक्त जाया नहीं किया। उसके हाथ ने एक सील बनाई और रस्म शुरू कर दी। एक पल में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा एक निशान नमूदार हुआ। वोंगलिन ने निशान डूजियान की भवों के दरमियान दबा दिया। डूजियान का जिस्म लर्जा जब उसने अपनी आंखें बंद की और बेहरकत हो गया। वोंगलिन की आंखें संजीदा हो गईं। सेलेस्टियल गार्ड बनाने का अमल इंतहाई पेचीदा था। वो एक भी गलती नहीं कर सकता था, वरना ये नाकाम हो जाता। अगरचे उसने गलती ना की होती तब भी कामयाबी की शरह ज्यादा नहीं थी। ताहम वोंगलिन के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसे खतरा मोल लेना पड़ा। उसके सेलेस्टियल गार्ड रिफाइन करने में इतनी दिलचस्पी लेने की वजह ये थी कि सेलेस्टियल गार्ड को शायद ऐसे स्पेल्स आते हों जो उसे इस जगह से निकलने का मौका फराहम कर सकें। अगर ये नाकाम हो गया तो मैं दोबारा कोशिश करने के लिए याओ सिशुए को इस्तेमाल कर सकता हूँ। वोंगलिन ने ओरिजिन एनर्जी का एक घूंट थूका जो लातादाद निशानों में बदल गया और डू जियान पर गिरा। सेलेस्टियल गार्ड बनाने का पहला कदम जिस्म को रिफाइन करना है। जिस्म को इस हद तक रिफाइन करना कि उसे आम मैजिकल ट्रेजर्स से नुकसान ना पहुंचे। जब वोंगलिन ने ये कदम देखा तो उसे एंशिएंट गॉड्स याद आए। दूसरा कदम ओरिजिन सोल को बदलना है। ओरिजिन सोल को खोलना और इसे टुकड़ों में पीसना। फिर वो किसी भी कीमत पर ओरिजिन सोल को बहुत ज्यादा फैलाएगा, इससे पहले कि उसे वापस जिस्म में डाल दे। जिस्म ओरिजिन सोल के बगैर होगा, लेकिन रूह जिस्म में होगी। तीसरा कदम जिस्म के आज़ा को रिफाइन करना है। जिस्म के अंदर मौजूद तमाम आज़ा को मुरझा देना ताकि उन्हें मजीद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से परवरिश ना मिले। ये जिस्म को 5 हवास से अलग कर देता है और उसे मजीद दर्द महसूस नहीं होगा। आखिरी कदम उनके डिवाइन सेंस को खत्म करना, लेकिन उनकी जिहानत को बरकरार रखना है। ये सेलेस्टियल गार्ड को जज्बात से आरी कर देता है, लेकिन वो अभी भी सोच सकते हैं। उनके पास एक ताकतवर जिस्म, ना कोई जज्बात और दर्द का कोई एहसास नहीं होता। वो एक ऐसी कठपुतली है जिनका अगर सर भी काट दिया जाए तो उनके माथे पर बल नहीं आएगा। ये एक सेलेस्टियल गार्ड है, एक इंसानी मैजिकल ट्रेजर जो सेलेस्टियल एम्परर किनलिन ने एंशिएंट गॉड्स की नकल करते हुए बनाया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।